नमस्कार और स्वागत है आपका फॉर्म कक्षा पुंडरी के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो क्विज़ 13 है 10वीं कक्षा का मैथ का, जो कि ऑनलाइन जो है वो हुआ है। उसमें जो 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे कि उनके जो सही उत्तर थे वो क्या होने थे और क्यों होने थे, यानी कि उन सवालों को जो है वो निकाल के हम देखेंगे। तो आज की जो क्विज थी वो थी निर्देशांक ज्यामिति पे। निर्देशांक ज्यामिति जो 7वां अध्याय है उस पे आधारित थी, जिसमें मुख्यतः 3-4 बातें ही हमारे पास। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना, दो बिंदुओं का के बीच में यदि कोई बिंदु हो तो वो उनको किस अनुपात में बांटता है, और किसी त्रिभुज के यदि तीनों शीर्ष दिए हुए हैं तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये मुख्यतः 3-4 तरह के टॉपिक इसमें आते हैं। तो और इसने क्विज में भी ये तीनों चारों बातें जो है वो कवर की हैं। तो पहला ही प्रश्न था कि बिंदु 2, 3 एक्स अक्ष से कितनी दूर है। तो इसको आप ये हमने एक्स अक्ष और वाई अक्ष ये अपने निर्देशांक ज्यामिति का पूरा फॉर्मेट जो है बनाया है। तो इधर ये एक्स पॉजिटिव, इधर एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, और ये मूल बिंदु हो गया बीच में 0, 0। तो यहाँ पर यदि हम बिंदु दिखाएं 2, 3, तो एक्स जो है वो 2 और वाई जो है वो 3, इनकी सिद्ध करें तो ये बिंदु आपका यहाँ आएगा। इस तरह से आप यदि दिखाएंगे तो यहाँ पर होगा ये बिंदु 2, 3। तो प्रश्न ये था कि ये बिंदु जो 2, 3 है वो एक्स अक्ष से कितनी दूर है। तो ये हमारा एक्स अक्ष है, इससे ये कितनी दूर है। तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव सवाल है कि ये दूरी कितनी है। तो ये दूरी हम यहाँ से कर सकते थे, तो ये दूरी है 3। तो इसमें जो सही आंसर आपको देना था वो देना था बी, कि सही उत्तर था इसका कि इस बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी जो है वो 3 है, और वाई अक्ष से दूरी यदि लेनी होती वाई अक्ष से, तो वाई अक्ष से दूरी होती इसकी 2। तो वैसे इसको आप दूरी के फार्मूले से भी निकाल सकते थे। यदि ये हमारे दिमाग में ये आइडिया ना आए तो क्या करेंगे, उसके लिए ये बिंदु देखेंगे कि ये बिंदु कितना है। ये बिंदु होगा आपका 2, 0। तो आप 2, 0 और 2, 3 के बीच की दूरी जो है वो निकाल सकते थे दूरी के फार्मूले से। तो भी आ जाता ये कि ये दूरी कितनी है। तो ये पहला सवाल था। दूसरा था 0, 6 तथा 0, -2 के बीच कितनी दूरी है। तो इसको हम दूरी के फार्मूले से भी कर सकते हैं। हमें पता ही है बिंदुओं के नाम है ए बी, तो ए से बी की जो दूरी होगी वो होगी वर्गमूल x1 - x2 का स्क्वायर और y1 - y2 का स्क्वायर। और बिंदु हैं, एक तो है 0, 6। 0, 6 आपका ये बिंदु होगा यहाँ 0, 6, और दूसरा है 0, -2। तो 0, -2 ये बिंदु है। तो उसके हिसाब से क्या दूरी आएगी, x1 - x2। तो x1 और x2 तो दोनों 0 हैं, तो ये तो आ जाएगा 0 - 0 का स्क्वायर, और y - y2 हो जाएगा 6 - 2। तो ये हो जाएगा 6 जमा 2। तो ये तो हो जाएगा 0, और 6 2 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर और वर्गमूल कट के उत्तर आ जाएगा 8, या पहले आप यूं कर लें 8 का वर्ग हो जाएगा 64, और 64 का वर्गमूल 8। तो इसका आंसर जो है आपको वो देना था बी, कि दूसरे का भी जो आंसर है वो है बी। वैसे बिल्कुल ऑब्जेक्टिव आप इसको डायग्राम से कर सकते थे कि ये बिंदु है 0, 6 और ये बिंदु है 0, 2, इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है। तो गिन सकते थे आप, वह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1 8 इकाई जो है वो इनके बीच की दूरी है। इकाई का मतलब ये जो हमने खाना लिया है ये एक इकाई हम इसको बोलेंगे, जो भी ये इंच में है, सेंटीमीटर में है, मीटर में। तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव था कि इन दोनों के बीच में 8 की दूरी है। तो ये दूसरा सवाल था। इसमें तीसरा है बिंदु 6, -8, बिंदु -6, 8 और मूल बिंदु के बीच क्या दूरी होगी। तो आप देखें मूल बिंदु किसको बोलते हैं। मूल बिंदु तो ये है 0, 0, ये है मूल बिंदु जहां दोनों अक्ष जो एक दूसरे को काटते हैं। और -6, 8 कहाँ होगा, y -6 और x 8
वो कहीं ना कहीं इधर से 8 की सिद्ध करें आप, इधर माइन, तो यहां से ये हो जाएगा आपका नहीं, x जो है वो -6 और y जो है वो 8 है। x -6 और y 8, तो कहीं ना कहीं यहां से आएगा ये -6 8। और हमें इसकी दूरी निकालनी है मूल बिंदु से, यहां से ये सीधी दूरी कितनी होगी। तो ये हम कैसे निकालेंगे, तो एक बिंदु तो हो जाएगा हमारा 0 0, तो ये तो बिंदु हुआ आपका 0 0, और ये बिंदु हुआ -6 8। तो इन दोनों के बीच की दूरी के फार्मूले से हम निकाल सकते थे बड़े आसानी से। x1 -x2, इसमें से ये घटा दें या इसमें से ये घटा दें, चलिए -6 -0 कर देते हैं हम, और 8 -0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। -6 का स्क्वायर बनेगा 36, और 8 का स्क्वायर 8 गुणा 8 ये बनेगा 64, 36 और 64 हो जाएगा 100, और 100 का वर्गमूल आप भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, वैसे 10 गुणा 10 100 होता है, तो इसका मतलब 100 को यानी हम 10 गुणा 10 भी लिख सकते हैं, और क्या आ जाता है ये वर्गमूल निकल के 10, यानी इसका 10 का स्क्वायर, या सीधा भी लिख सकते हैं वर्गमूल 100 बराबर 10। तो इसका मतलब जो तीसरा प्रश्न था उसका जो उत्तर आपको देना था सही, वो देना था कि इसका जो सी जो ऑप्शन है, जो विकल्प है तीसरा विकल्प, वो इसका सही आंसर था। चौथा है कि एक त्रिभुज है, उसके शीर्ष जो है वो दिए हुए हैं, और त्रिभुज कहाँ कहाँ से बनानी है, 0 4 x0 y4, तो x0 y4 ये बिंदु है, 0 0 0 0 ये है, और 3 0 3 x 3 y0 ये, और फिर इसको आप यहां सीधा मिला दें इस तरह से, तो ये आपकी एक त्रिभुज बन जाएगी। मान लिया ये बिंदु A है, ये O है, ये B है, तो जो AOB ये त्रिभुज बनेगी, उसका परिमाप कितना आएगा। परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का जोड़। तो इसमें दो भुजाएं तो बिल्कुल क्लियर थी, ये भुजा इसकी कितनी आएगी, कितनी दूरी है, ये क्लियरली ये 4 है। ये भुजा कितनी है, ये भुजा है 1 2 3, ये 3 इकाई है। सिर्फ आपको ये भुजा निकालनी थी इसमें AB, ये भुजा कितनी आएगी, और वो कैसे आएगी, ये कितना है बिंदु A, A तो है 0 4 और B है 3 0। तो यदि आप 0 4 और 3 0 के बीच की दूरी निकालने में सक्षम हैं, तो आप इस त्रिभुज का परिमाप भी बता सकते हैं। ये यहां से यहां, यहां से यहां, और ये तीनों भुजाओं का जोड़। तो हम ए भी निकालते इसमें, और वो क्या होती, x1 -x2 यानी 3 -0 का स्क्वायर, और 0 -4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर जमा 4 का वर्ग। 3 का वर्ग 3 गुणा 3 9, 4 का वर्ग 4 गुणा 4 16, 16 और 9 का जोड़ 25, और 25 का वर्गमूल 5। इसका मतलब ये भुजा आ जाएगी 5। तो कितना परिमाप होता हो गया फिर इसका, परिमाप बराबर, तो परिमाप होगा त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जोड़। तो इसकी ये भुजा जो है वो 4 इकाई है, ये भुजा 3 इकाई है, तो 4 जमा 3 और 1 हमने ये निकाल ली 5, 4 और 3 7, 7 और 5 12 इकाई जो है इसका परिमाप हमें ये उत्तर देना था। तो चौथे में जो आंसर आना था वो आना था बी। जो बी विकल्प है वो सही है कि इसका त्रिभुज का जो परिमाप होगा वो 12 होगा। तो ये हमारा था चौथा भाग। आगे पांचवा देखें। पांचवा है कि दो बिंदु है, एक एक्स पी नाम है Px1 y1, दूसरा है Qx2 y2 का मध्य बिंदु। दो बिंदुओं के बीच का मध्य बिंदु, मान लिया ये P है x1 y1 और ये Q है x2 y2, तो इन दोनों के बिल्कुल बीच में जो बिंदु होगा वो क्या होगा। तो मध्य बिंदु फार्मूला हमें पता ही है कि दोनों x जोड़ के 2 से भाग दे दें और दोनों y जोड़ के 2 से भाग दे दें, तो ये मध्य बिंदु का फार्मूला होता है। तो इसमें ये कहां पर दिया हुआ था, इसमें यहाँ ये B पे दिया हुआ है,
तो पांचवें में भी मध्य बिंदु का जो फार्मूला है वो बी, तो पांचवें का उत्तर हमें देना था बी। छठा है कि P और P के निर्देशांक हैं a/3 और 4, Q तथा R का मध्य बिंदु है। ये जो P है, दो बिंदु है, इधर बिंदु है Q और Q के जो निर्देशांक हैं वो है -6, 5 और इधर है बिंदु R और R के निर्देशांक हैं -2, 3 और इनका मध्य बिंदु है P, बीच में बिल्कुल P और P के निर्देशांक इसने दिए हुए हैं a/3 और 4। सवाल ये था कि इस a का मान कितना होगा। अब मध्य बिंदु का हमने अभी किया। मध्य बिंदु कैसे आता है कि दोनों x जोड़ के 2 से भाग दे दें तो x आ जाएगा, दोनों y जोड़ के 2 से भाग दे दें तो y आ जाएगा। तो y तो इसने खुद ही लिखा है 5 + 3/2, 5 और 3 8, 8/2 तो 4। केवल हमें x की बात करनी थी, तो दोनों x जोड़ के कितने हैं ये, इधर तो है -6 और इधर है -2, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दें तो कौन आएगा, ये x निर्देशांक आएगा जो कि कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है a/3। हमें a निकालना है। तो बड़ा आसान था कि दोनों x जोड़ लिए /2। अब यहाँ पर ये प्लस माइनस की गुणा माइनस होती है, मतलब कहने का ये हुआ -6 -2/2 बराबर a/3। तो ये आपका हो जाएगा -8/2 बराबर a/3। तो 2 से हम इसको काट भी सकते हैं, 2 चौका 8, तो क्या बच जाता, -4/1 बराबर a/3। यहाँ 1 रह गया जी, 2 पे हमने कैंसिल कर दिया। ये आर पार गुणा करते तो इधर a a और इधर 4 × 12 और वो भी माइनस का, क्योंकि एक संख्या इनमें ऋणात्मक है। तो 3 चौके 12 तो a बराबर 12 जो है ये आंसर होना चाहिए। और a बराबर 12 जो है कौन सा आंसर है, ये है आपका विकल्प बी। जो दूसरा विकल्प है उसका उत्तर दिया हुआ है -12 और हमारा उत्तर भी आया -12। तो ये बी जो है वो आपको उत्तर देना था छठे का। सातवां फिर जो इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र है उस पे है ये सबसे बड़ा सवाल हम इसमें कह सकते हैं कि जिसको हल करने में हमें थोड़े समय की जरूरत थी, बाकी तो बहुत छोटे छोटे सवाल हैं। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का के यहाँ पर कोई त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए हुए हों तो हमें पता ही है कि मान लिया ये त्रिभुज का ये शीर्ष है x1 y1, ए नाम दे देते हैं इसका, ये शीर्ष है x2 y2 और ये तीसरा शीर्ष है x3 y3। तो इस त्रिभुज का ये जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 और निरपेक्ष मान लेना है क्या, x1 को गुणा करना है y2 - y3 से और जमा में x2 को गुणा करना है y3 - y1 से और x3 को गुणा करना है फिर ये x1 x2 1 2 3 2 3 1, अब 3 2 1, तो ये 3 1 और 2 जी। तो ये फॉर्मूला था। तो इस हिसाब से ये जो सवाल है इसमें जो ये x1 y1 है ये कितना है, ये है a और b जमा c। ये जो निर्देशांक है ये है a और b जमा c और ये कितना है हमारा, ये दिया हुआ है इसमें b और c जमा a और ये तीसरा दिया हुआ है c और a जमा b। तो इसका क्षेत्रफल हमें निकालना था कितना है, तो इस हिसाब से क्या होगा x1 का मतलब a, तो इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 निरपेक्ष मान, x1 का मतलब हुआ a और इसको गुणा करना है y2 - y3 से, ये y2 है ये y3 है, तो c जमा a माइनस a माइनस b, c जमा a माइनस a माइनस b। जब ये माइनस करेंगे तो a भी माइनस हो जाएगा b भी माइनस हो जाएगा, जमा x2, ये x2 है हमारा, b और अंदर गुणा किससे करना था, y3 - y1, ये y3 है ये y1 है, तो a जमा b माइनस
बी माइनस सी, और तीसरा हो जाएगा x3 जो है वो है c, और अंदर गुणा करेंगे y1 माइनस y2 से, y1 माइनस y2, तो ये y1 है b जमा c और माइनस c माइनस c, तो देखिए कितना आया 1/2। तो यहां जैसे a से a कटेगा, इसमें b से b, इसमें c से c, तो क्या रह गया a, और यहां रह गया आपका c माइनस b, दूसरे में रह गया a माइनस c, और तीसरे में अंदर बचा b माइनस a, और यदि इनको गुणा कर दें तो देखिए क्या आएगा, ये हो जाएगा ac माइनस ab, ये हो जाएगा ab माइनस bc, ये हो जाएगा bc माइनस ac। गुणा करना था इनको, ए से गुणा करना है दोनों को, आगे पीछे कहाँ लिखते हैं उससे कोई फर्क नहीं होगा, यानी आप इसको ए बी लिखते हैं या बी ए, एक ही बात है, बी को इन दोनों से और सी को इन दोनों से। तो देखिए क्या बचेगा, ये ए सी जो है वो जोड़ का है, ये ए सी घटा का है, ये बी सी माइनस का, ये प्लस का है, ये ए बी माइनस का, ये प्लस का, तो अंदर सारी संख्याएं जो है वो कैंसिल होकर जीरो रह जाता है, और किसी भी संख्या को जीरो से गुणा करेंगे तो आ जाएगा जीरो। मतलब कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ये लिखना था कि कितना क्षेत्रफल आएगा इसका, कि इसका उत्तर आएगा 0, यानी कि जो विकल्प बी है इसमें भी वो सही था। 8वां है, ये किस अनुपात में बांटता है, यानी 2 टॉपिक इस चैप्टर के हो चुके हैं, कवर कर लिए उसने, क्षेत्रफल वाला और दूरी का जो फार्मूला था। अब इसने 2-3 सवाल जो है, तीसरा जो है वो कि 2 बिंदुओं को एक उनके बीच में दिया गया बिंदु किस अनुपात में बांटता है, तो उस पे है। तो सबसे पहले 8वां ये अलग है कि बिंदु है 5 माइनस 6, कहाँ से पड़ेगा 5 माइनस 6, हम एक्चुअल में इसको दिखाते हैं कि 5 माइनस 6 कहाँ होगा। तो 5 तो ये हुआ और माइनस 6 नीचे हुआ, तो यहां से आपका आ जाएगा 5 माइनस 6, और दूसरा बिंदु है -1 -4, -1 और -4, यहां से आ जाएगा -1 -4। तो वो कहता है कि यदि हम इन दोनों को मिला दें इस तरह से, तो ये जो y अक्ष है इनको किस अनुपात में बांटता है, यहाँ पर ये अनुपात जो हमें बताना था कि ये यहाँ पर y अक्ष इसको काटता है दोनों को, तो ये किस अनुपात में बांटता है। तो आप मान सकते थे कि किस अनुपात में बांटता है, k अनुपात 1 में, यानी ऐसे कह सकते हैं इसको, माना y अक्ष, इनके नाम यदि आप लिखना चाहें इसको a कह दें, a -1 -4, और इसको हम कह लेते हैं b। 5 -6 को किस अनुपात में बांटता है, k अनुपात 1 में बांटता है। अब यदि k अनुपात 1 में बांटता है तो ये जो बिंदु है इस पे चाहे y तो कितना भी हो, लेकिन x यहाँ 0 होगा, y का तो हमें पता नहीं कि y कितना होगा यहाँ पर। ये जो y अक्ष बीच में इसको काटता है यहाँ पर, यहाँ क्योंकि x इसके ऊपर सारे पे क्या होगा 0, x अक्ष पे y 0 होता है और y अक्ष पे x 0, तो यहाँ x 0 होगा, y चाहे जो भी हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x कोऑर्डिनेट है इसका वो निकाल लें विभाजन के फार्मूले से। वो क्या होता है कि इधर वाला अनुपात इधर गुणा होता है, मतलब कहने का k जो है वो 5 से गुणा होना था, 5k जमा इधर वाला अनुपात इधर गुणा होना था, तो 1 गुणा करना है -1 से, बटे में अनुपाती योग, और ये कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए, क्योंकि x जो निर्देशांक है इस बिंदु का वो 0 है, तो ये 0 हो जाना था। k जमा 1 को उधर ले जाएंगे आप, तो ये 0 में होके सारा 0 हो जाएगा, तो क्या बचना था, बचेगा 5k -1 बराबर 0। 1 को हम उधर ले गए तो 5k बराबर 1, तो k बराबर 1/5। मतलब कि क्या अनुपात हुआ, हमने अनुपात मानना था k अनुपात 1 और k आया हमारा 1/5। तो अनुपातों को इस तरह से नहीं लिखते हम, होल नंबर्स में लिखेंगे, मतलब कि तो नेचुरल नंबर में तो इसको 5 से गुणा कर देते हैं अनुपात को पूरे को, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा इधर 5, तो 1 अनुपात 5,
मतलब इधर 1 हिस्सा बचेगा, इधर 5 हिस्से। तो कौन सा उत्तर सही हुआ? इसका मतलब यहां पर भी हमें 8वें में भी जो उत्तर बी है वो देना था कि ये इसको 1:5 में जो है वो बांटता है। 9वां देखें, 9वें में क्या करना था? 9वें में एक बिंदु है 4-3, एक इधर बिंदु है, मान लिया कि वो P है, वो है 4-3, और एक बिंदु है इधर Q और ये है 8-5। हम इसको इंच में भी दिखा सकते थे। तो को 3:1 में बांटना है। तो इन दोनों को मिलाने वाला जो रेखाखंड है उसको 3:1 में बांटना है। मान लिया ये बिंदु R है कि बिंदु R P Q को 3:1 में बांटता है। तो R के निर्देशांक क्या होंगे? तो हमें ऐसे ही लिखना है। यदि ये बड़े सवालों में आ जाता है कि माना जो R है जिसके निर्देशांक x y हैं वो P और दूसरा बिंदु हो गया Q को 3:1 में बांटता है, दिया हुआ अनुपात भी। तो इसलिए x कितना आना था? अभी किया था मैंने अंतः विभाजन फार्मूला के इधर वाला अनुपात इधर गुणा करेंगे x निर्देशांक से, इधर वाला अनुपात इधर गुणा करेंगे, बटे में अनुपाती योग। तो कहने का अर्थ 3 जो है वो 8 से गुणा होगा और 1 जो है इधर 4 से गुणा होगा और बटे में 3 + 1। तो 8 × 24 और 4 और बटे 4, 28/4। तो कट के आ गया 7, यानी x जो है वो तो होगा 7 और y इसी प्रकार y आएगा। 3 तो गुणा होगा इधर 5 से और 1 गुणा होगा -3 से, बटे में 3 + 1। तो 3 × 5 = 15 -3, 3 × 3 और माइनस का बटे 4, 12/4, 4 × 3 = 12। तो ये आया 3। तो x 7 y 3, यानी उत्तर आया हमारा कि जो 7 3 है वो इसको 3:1 में बांटता है। और अब 7 3 कौन सा उत्तर है? 7 3 फिर जो है वो बी वाला जो है इसमें भी, यानी कि बहुत से सवालों में जो था वो बी ऑप्शन ही या बी जो विकल्प है वो सही है। आखिरी और 10वां है कि उसमें भी बिंदु दिए हुए हैं, तीनों ही बिंदु दिए हुए हैं कि बिंदु P A और B के बीच में है। A है 4 2, A बिंदु है 4 2 और इधर जो B बिंदु है B वो है जी आपका 8 4 और इनके बीच में है P 2 1, P कहीं पर है 2 1। तो फिर उसने नीचे अनुपात दिया हुआ है कि किस अनुपात में बांटता है। ये अनुपात लिखे हुए, इसने क्या लिखा है? AP बराबर 1/3 AB, ऐसे ऐसे लिखे हुए हैं। AP बराबर 1/3 AB। इसका क्या मतलब हुआ कि जो AP है वो पूरे AB का तीसरा हिस्सा है, अर्थात एक हिस्सा इधर है, 2 हिस्से इधर है। तो ये AP जो है इसका तीसरा हिस्सा हो जाएगा 1/3 AB। तो यह कौन सा होगा? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले हमें अनुपात ही निकालना पड़ेगा कि ये किस